नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओवर थिंकर मेडिकल स्टूडेंट के चैनल पर। आज हम बॉटनी का एक सुपर इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर करने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो चलिए प्लांट के इस अल्टीमेट किचन की रेसिपी को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, ये प्लांट्स जो एक ही जगह खड़े रहते हैं, आखिर अपना खाना बनाते कैसे हैं? उनके पास कोई जोमेटो या स्विगी तो है नहीं। हाँ, ये तो मैंने भी सोचा है। हम तो किचन में जाते हैं, इन प्लांट्स का किचन होता कहाँ है? और मतलब क्या पकाते हैं ये? बिल्कुल सही सवाल। प्लांट्स के इसी खाना बनाने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सिंपल भाषा में समझो तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सूरज की रोशनी, जमीन से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने लिए एनर्जी से भरा हुआ फूड यानी ग्लूकोज बनाते हैं। और इस प्रोसेस का एक बोनस बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो बेसिकली ये प्रोसेस अर्थ पर लाइफ का फाउंडेशन है। अब आते हैं तुम्हारे सवाल पर कि प्लांट का किचन कहाँ है। तो ऐसा सोचो कि प्लांट एक कंपनी है और उसके पत्ते यानी लीव्स उसकी प्रोडक्शन यूनिट्स है। इन लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स में एक छोटी सी फैक्ट्री है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। सारा का सारा खाना यहीं बनता है। चलो इस फैक्ट्री का एक टूर लेते हैं। ओके, तो ये देखो, ये हमारी फैक्ट्री का मैप है। इसके अंदर दो मेन डिपार्टमेंट्स हैं। पहला है ग्राना, जो आपको सिक्कों के स्टैक जैसा दिख रहा है। यहाँ फैक्ट्री की डे शिफ्ट चलती है क्योंकि ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी लेता है। और दूसरा डिपार्टमेंट है स्ट्रोमा, ये जो पूरा लिक्विड से भरा एरिया है ना, ये है फैक्ट्री का सिंथेसिस डिपार्टमेंट। तो सबसे जरूरी बात ये है कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स का काम बिल्कुल क्लियरली डिवाइडेड है। ग्राना का काम है सनलाइट की एनर्जी को पकड़ना और उसे एटीपी और NADPH नाम के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स या आसान भाषा में कहें तो एनर्जी पैकेट्स बनाना। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइट रिएक्शन। फिर स्ट्रोमा डिपार्टमेंट इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से असली खाना यानी शुगर बनाता है। इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। अच्छा, तो ग्राना में एनर्जी पैकेट्स बन गए और स्ट्रोमा में उन पैकेट्स को यूज करके खाना बन गया। सिंपल है। एग्जैक्टली। अब देखो, फैक्ट्री है, डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ काम करने वाले वर्कर्स भी तो होंगे। तो हमारी इस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनका मेन काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना यानी कैप्चर करना। तो ये है हमारी पिगमेंट्स की सुपर हीरो टीम। इस टीम का कैप्टन है क्लोरोफिल A, जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। यही मेन प्लेयर है। बाकी जो टीम मेंबर्स हैं जैसे क्लोरोफिल B, ज़ेंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स, ये सब एक्सेसरी यानी सपोर्टिंग प्लेयर्स हैं। एक मिनट, अगर क्लोरोफिल A ही मेन प्लेयर है तो फिर इन बाकी सब पिगमेंट्स की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्लोरोफिल A कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की लाइट ही ठीक से एब्जॉर्ब कर सकता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करके सारी एनर्जी फनल करके इकट्ठा करके क्लोरोफिल A को दे देते हैं। इससे फैक्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और एक और काम है इनका, ये चीफ पिगमेंट को तेज धूप से होने वाले डैमेज, जिसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, उससे भी बचाते हैं। बेसिकली ये बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स की तरह काम करते हैं। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। तो चलो अब फैक्ट्री के पहले डिपार्टमेंट यानी ग्राना की डे शिफ्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसे कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड करती है। इसका बस एक ही काम है, एनर्जी करेंसी यानी ATP और NADPH बनाना। लाइट रिएक्शन में टोटल 4 मेन काम होते हैं। सबसे पहले पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, पानी यानी H2O टूटता है। तीसरा, इसी पानी के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज होती है। और चौथा, सबसे इम्पोर्टेंट, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH बन जाते हैं। यह है Z स्कीम। इसे देख के डरना बिल्कुल मत। बस इतना समझो कि लाइट की एनर्जी से PS2 से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकलता है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है तो ATP बनता है। फिर वही इलेक्ट्रॉन PS1 में जाकर NADPH बना देता है। बस इतना ही है इलेक्ट्रॉन का सफर, और इसी से हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, पर वो जो इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला था उसकी जगह कौन लेता है? उसका क्या होता है? गुड पॉइंट। उसकी कमी पूरी करने के लिए PS2 के पास पानी को तोड़ा जाता है। H2O टूटता है प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले वो PS2 को मिल जाते हैं। ओह अच्छा, तो जो ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं वो एक्चुअली पानी के टूटने से निकलती है, CO2 से नहीं। वाओ, ये तो अजीब है। करेक्ट।
तो अब फैक्ट्री की डे शिफ्ट खत्म हो चुकी है। एनर्जी पैकेट्स एटीपी और NADPH तैयार हैं। चलो अब सिंथेसिस डिपार्टमेंट यानी स्ट्रोमा में चलते हैं और देखते हैं कि अब असली खाना कैसे बनेगा। इस फेज को कहते हैं डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल। एक मिनट, डार्क रिएक्शन, इसका मतलब ये अंधेरे में होता है क्या? नहीं, ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है। अच्छा, तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में होता है, बल्कि ये है कि इसे लाइट डायरेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर तो डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये भी दिन में ही होता है, राइट? बिल्कुल सही। अब इस कैल्विन साइकिल को 3 सिंपल स्टेजेस में समझते हैं। पहला स्टेज है कार्बोक्सिलेशन। यहाँ रूबिस्को, जो इस प्लैनेट का सबसे अबंडेंट एंजाइम है, हवा से CO2 को पकड़कर एक मॉलिक्यूल रूबी P के साथ जोड़ देता है। दूसरा स्टेज है रिडक्शन। यहाँ लाइट रिएक्शन से बने ATP और NADPH को खर्च करके फाइनली शुगर बनाई जाती है। और तीसरा स्टेज है रीजेनरेशन, जिसमें रूबी P मॉलिक्यूल को वापस बनाया जाता है ताकि साइकिल चलती रहे। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। फैक्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने का टोटल खर्चा कितना आता है? इस नंबर को अच्छे से याद कर लो। 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए साइकिल को 6 बार चलना पड़ता है और इसमें टोटल 18 ATP और 12 NADPH मॉलिक्यूल्स खर्च हो जाते हैं। ये नंबर्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। चलो, अब हमने फैक्ट्री की पूरी वर्किंग तो समझ ली, लेकिन इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन स्पीड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करते हैं। ये नीट का एक और हाई यील्ड टॉपिक है। इसे समझने के लिए हमें ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स को जानना होगा। ये लॉ कहता है कि अगर किसी प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो उस प्रोसेस की स्पीड उस फैक्टर पर डिपेंड करेगी जो सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल है। सिंपल भाषा में, अगर एक असेंबली लाइन में जो वर्कर सबसे धीरे काम कर रहा है, पूरी प्रोडक्शन उसी की वजह से स्लो हो जाएगी। चलो अब ब्लैकमैन्स लॉ को इस ग्राफ से समझते हैं। देखो, X एक्सिस पर लाइट इंटेंसिटी है और Y एक्सिस पर फोटोसिंथेसिस का रेट। जब लाइट कम है तो हम जैसे जैसे लाइट बढ़ा रहे हैं, रेट भी बढ़ रहा है। ओह, सो यहाँ A पॉइंट तक लाइट लिमिटिंग फैक्टर है। एग्जैक्टली। लेकिन एक पॉइंट के बाद आप कितनी भी लाइट बढ़ा दो, रेट नहीं बढ़ता, वो कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब शायद CO2 कम पड़ गई होगी, मतलब अब CO2 लिमिटिंग फैक्टर बन गया है। परफेक्ट। और अगर हम CO2 भी बढ़ा दें तो रेट फिर से बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हो सकता है टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। इससे ये साफ है कि एक टाइम पर एक ही फैक्टर लिमिटिंग होता है। तो मेन लिमिटिंग फैक्टर्स हैं लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर। हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 सिर्फ 0.03 से 0.04% ही है, इसलिए ये C3 प्लांट्स के लिए अक्सर एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। और टेम्परेचर भी एक ऑप्टिमम रेंज में होना चाहिए, क्योंकि सारे रिएक्शंस एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं और हाई टेम्परेचर पर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। अब फैक्ट्री है तो कभी कभी टेक्निकल ग्लिच भी तो आ सकता है ना। ऐसा ही एक ग्लिच है फोटो रेस्पिरेशन। जब CO2 कम और O2 ज्यादा होती है तो हमारा रूबिस्को एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है और CO2 की जगह O2 से बाइंड कर लेता है। ये एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है। इसमें ना तो शुगर बनती है ना ATP, उल्टा ATP खर्च हो जाती है। ये फैक्ट्री की एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो चलिए जाने से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। रेडी? लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन यानी ग्राना में। करेक्ट। और डार्क रिएक्शन? स्ट्रोमा में। वेरी गुड। लाइट रिएक्शन के इनपुट्स क्या हैं? लाइट और वाटर। और प्रोडक्ट्स? ऑक्सीजन, ATP और NADPH। फैंटास्टिक। और डार्क रिएक्शन के इनपुट्स? CO2, ATP और NADPH। और फाइनल प्रोडक्ट क्या है? हमारा खाना ग्लूकोज। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्सप्लेनर फोटोसिंथेसिस पर। याद रखिए, फोटोसिंथेसिस समझ लिया तो प्लांट फिजियोलॉजी आधा क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर बॉटनी की फाउंडेशन है, इसे अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। कीप स्टडिंग हार्ड फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।